नमस्कार साथियों, मैं हूं विनोद कुमार। आपका स्वागत करता हूं विनोद इंस्पायर इंडिया पर। अब तक हमने जिन लास्ट वीडियोस में बात की वो बात की साहित्यिक स्रोतों के बारे में। तो साहित्यिक स्रोत दो तरह के बताए थे हमने। पहला था धार्मिक और दूसरा था लौकिक। पहला था धार्मिक, क्या था? धार्मिक साहित्य। दूसरा था लौकिक साहित्य। ठीक है। तो धार्मिक साहित्य में देखिए, पहला है इसमें नारद स्मृति। क्या है? नारद स्मृति। और दूसरा है इसमें विष्णु स्मृति। विष्णु स्मृति। तो नारद स्मृति में क्या है कि इसमें नियोग प्रथा को अलाउड किया गया है। क्या किया गया है? नियोग प्रथा को अलाउड किया गया है। नियोग प्रथा क्या होती है कि किसी स्त्री का पुरुष यदि मर जाता है किसी कारणवश तो दूसरा विवाह कर सकती है। इसे क्या कहते हैं? नियोग प्रथा। क्या कहते हैं? नियोग प्रथा। ठीक है। इसमें पुनर्विवाह की भी परमिशन दी गई है। पुनर्विवाह की परमिशन दी गई है। ठीक है। विष्णु स्मृति में मुद्राओं का विवेचन किया गया है। क्या किया गया है? मुद्राओं का विवेचन किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट आता है इसका मिताक्षरा एंड दायभाग। क्या? मिताक्षरा एंड दायभाग। ये क्या होता है मिताक्षरा और दायभाग? मिताक्षरा जो होता है इसमें कोई भी इंसान जब तक वो जीवित है उसका पुत्र भी उसकी संपत्ति का मालिक बन सकता है। अर्थात दूसरे शब्दों में हम कहें, किसी व्यक्ति के जीते जी उसके यदि पुत्रों को संपत्ति में अधिकार मिल जाए तो उसको मिताक्षरा प्रथा कहते हैं। ठीक है। ये पूरे भारतवर्ष में लागू थी, सिवाय किसको छोड़ के? पश्चिम बंगाल को छोड़ के और असम को छोड़ के। ठीक है। दायभाग क्या होता है कि जब तक पिता की मृत्यु नहीं हो जाए तब तक पुत्रों को संपत्ति में अधिकार नहीं मिल सकता। इसे क्या कहेंगे? दायभाग। इसे क्या कहेंगे? बंगाल को छोड़कर इसे क्या कहेंगे? दायभाग। ये कहां पे थी? पश्चिम बंगाल तथा असम में लागू थी ये प्रथा। तो दोनों में अंतर क्या रहा? इसमें पिता के जीते जी पुत्रों को संपत्ति का हक मिल सकता है और इसमें पिता के जीते जी पुत्रों को संपत्ति का हक नहीं मिल सकता है। ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, जो हमारे साहित्यिक सोर्स हैं वो दो तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं? हमारे जो साहित्यिक सोर्स हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं प्राथमिक सोर्स। कौन से? प्राथमिक स्रोत। और दूसरे कौन से होते हैं? द्वितीय स्रोत, सेकेंडरी। इनमें क्या फर्क है? ये जो प्राथमिक स्रोत हैं ये उसी कालखंड में लिखे गए हैं जिस कालखंड में घटना घटित हुई है। ये उसी समय के लिखे हुए जो पुस्तकें हैं उनको हम प्राथमिक सोर्स कहेंगे। जैसे कि रामायण किसने लिखी? महर्षि वाल्मीकि। ठीक है। ये कब लिखी? जबकि राम के जीवन काल में। अब इसी को आधार बना के यदि कोई चीज लिखी जाती है तो उसे हम द्वितीय स्रोत कहेंगे। जैसे कि रामचरितमानस। ये किसने लिखी? तुलसीदास जी। दोनों में फर्क क्या हुआ प्राथमिक स्रोत और द्वितीय स्रोत में? कि ये तभी लिखा गया उसी कालखंड में जिस कालखंड में घटना घटित हुई है। और द्वितीय स्रोत क्या होता है? जो प्राथमिक सोर्स से ही लिया जाए, उसी के आधार पर जो बनाया जाए उसको क्या कहेंगे?
द्वितीय स्रोत। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। धार्मिक साहित्य हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम लेते हैं लौकिक साहित्य को। ठीक है, इसमें लौकिक साहित्य में भी कुछ विदेशी यात्रियों का वर्णन मिलता है हमें। देखते हैं हम विदेशी यात्री कौन कौन से हैं। विदेशी यात्री, ठीक है, विदेशी यात्री मूल 3 जगह से हमारे यहाँ पे आए, यूनानी और रोमन, यूनानी तथा रोमन। दूसरे चीनी यात्री आए भारत। कौन आए? चीनी यात्री। और कौन आए भारत? अरबी यात्री। और कौन आए? अरबी यात्री, अरबी यात्री। अब देखिए यूनानी रोमन में कौन कौन आए? हेरोडोटस, हिंदी में लिखता हूं हेरोडोटस। दूसरे थे टेसियस, ठीक है, ये सिकंदर से पहले भारत आए थे। ठीक है, सिकंदर से पहले। अच्छा, सिकंदर के साथ आने वाले कौन कौन से थे? सिकंदर के साथ आने वाले निरयाकस, एरिस्टोबुलस, निराकस, एरिस्टोबुलस। और नंबर 3 पे हैं, ये कौन आए थे? ये सिकंदर के साथ आए थे, सिकंदर के साथ, सिकंदर के साथ। ठीक है, सिकंदर के बाद कौन कौन से आए थे? मेगास्थनीज, एंड डाइमेकस। कौन? डाइमेकस। ठीक है, ये हो गए हमारे रोमन यात्री, ये सिकंदर के बाद आए थे, सिकंदर के बाद। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं चीनी यात्री। चीनी यात्रियों में 3 बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो है फाइयान, नंबर 1, नंबर 2 वेनसंग, और नंबर 3 पे है इत्सिंग। कौन है? इत्सिंग। ठीक है, अरबी यात्रियों में 3 मेन हैं, अल-बरूनी, नंबर 2 पे अल-मसूदी, नंबर 3 पे है सुलेमान। ठीक है, इसमें एक और है टालमी। अब आइए दोस्तों, इनको समझते हैं हम गौर से कि किसकी क्या वैल्यू रही भारतीय इतिहास में, उन्होंने क्या लिखा, कैसे लिखा। तो नंबर 1 पर हम समझते हैं हेरोडोटस को। क्या समझते हैं? हेरोडोटस को एक बात ध्यान से समझना, पेपर में अक्सर पूछ लिया जाता है। क्या कहा जाता है इनको? फादर ऑफ हिस्ट्री। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, इतिहास का पिता किसको कहा जाता है? हेरोडोटस को क्या कहा जाता है? इतिहास का पिता। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? हिस्टोरिका। कौन सी पुस्तक लिखी? हिस्टोरिका। ठीक है, या दूसरे शब्दों में कहें तो हिस्टोरिका किसने लिखी? हेरोडोटस ने। ठीक है, इनको इतिहास का पिता किसने कहा? सिसरो ने। किसने कहा? सिसरो ने इनको इतिहास का पिता कहा है। ठीक है, इनके बारे में 3 चीजें हैं, जान लीजिए। सिसरो ने इनको इतिहास का पिता कहा है। फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है? हेरोडोटस। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी?
हिस्टोरिका। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं मेगास्थनीज को। किसको? मेगास्थनीज को। मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी? इंडिका। कौन सी पुस्तक लिखी? इंडिका। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री। फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास का पिता। दोनों में थोड़ा सा अंतर समझिए। ये इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को, मेगास्थनीज को कहा जाता है भारतीय इतिहास का पिता। फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री। दोनों में क्या फर्क है? एक है फादर ऑफ हिस्ट्री और दूसरे हैं फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, अच्छा, टालमी ने कौन सी पुस्तक लिखी? भारत का भूगोल। भारत का भूगोल। कौन सी पुस्तक लिखी? भारत का भूगोल। अच्छा, सिकंदर से पहले या सिकंदर के बाद क्यों लिखा है? सिकंदर भारत कब आया था मालूम है? 326 से 327 ईसा पूर्व। कब आया था? 326 से 327 ईसा पूर्व। कौन सी लड़ाई हुई थी इसकी? बहुत जो फेमस है, पोरस के साथ झेलम का युद्ध। पोरस के साथ झेलम का युद्ध। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चले। ये चीनी यात्री है फाइयाम। ये किसके समय में भारत आए थे? ये आए थे चंद्रगुप्त सेकंड के समय में। किसके समय में? चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड के समय में भारत आए थे। इन्होंने भारतीय समाज के बारे में बताया, काफी लिखा। ये बताया कि भारत मध्य देश के विषय में लिखा कि भारत उस समय काफी समृद्ध और खुशहाल था। ठीक है, ओके। हेनसांग किसके समय में भारत आए? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन चंद्रगुप्त सेकंड के समय में आए थे 375 से 415 ईस्वी के बीच में। 375 से कौन आए थे? फाइया। चंद्रगुप्त सेकंड के समय में 375 से 315 ईसा पूर्व के बीच में। और हेनसांग कब आए थे? 629 में। 629 में हेनसांग आए थे यहाँ पे, और लगभग 16 साल वो भारत में रहे। उन्होंने यहाँ काफी रिसर्च किया। और दूसरे ये जो हर्षवर्धन के समय में आए थे, ये थानेसर के राजा थे। कहाँ के राजा थे? थानेसर के। कहाँ के राजा थे? थानेसर। इनके बारे में एक कहानी बड़ी प्रसिद्ध है कि ये बहुत बड़े दानी थे, और हर 12 साल पर जो कुंभ का मेला लगता है, ये इनका जो कुछ भी होता था ये सब कुछ दान कर दिया करते थे। तो एक बार इन्होंने अपने वस्त्र तक दान कर दिए, तब इन्होंने अपनी बहन से मांग के वस्त्र पहने थे। ठीक है, बहुत दानी आदमी थे। इत सिंह कब आया था? 671 ईस्वी में। इत सिंह भारत कब आया? 671 ईस्वी में भारत आया। ठीक है, ऑल क्लियर। अब देखिए अरबी यात्री। ठीक है, अरबी यात्रियों में अल बरूनी देखिए आप। अल बरूनी आया था महमूद गजनवी के साथ। महमूद गजनवी के साथ। महमूद गजनवी भारत कब आया था? 1001 से 1027 के बीच। 1001 से 1027 के बीच इसने भारत पर 17 बार हमला किया था। कितने बार? 17 बार हमला किया था। और सोमनाथ का जो प्रसिद्ध मंदिर है, इसी ने तोड़ा था। सोमनाथ तथा मथुरा, और इसने बहुत सारे मंदिर तोड़े थे। ये भारत आकर आए किस लिए थे? इनका उद्देश्य ये था कि भारत जो था सोने की चिड़िया था। सोने की चिड़िया अक्सर हम सुनते हैं कि सोने की चिड़िया होती क्या है? सोने की चिड़िया ये होती है कि पूरी दुनिया का 80% जीडीपी, पूरी दुनिया की 80% जीडीपी सिर्फ हमारे देश की थी। यानी जितनी प्रोडक्टिविटी थी, हम इम्पोर्ट तो कुछ करते ही नहीं थे, सिर्फ एक्सपोर्ट करते थे। सबसे पैसे वाले हम ही थे। अब आप ये समझिए कि किसी धनवान के घर में चोरी होगी या किसी भगमंगे के घर में चोरी होगी, तो ये इन लोगों ने जितने भी हमले किए, इनके दो ही उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य था हमारी संपत्ति को लूटना, और दूसरा उद्देश्य था इनका इस्लाम को फैलाना। ठीक है, तो ये अल बरूनी भारत कब आया? महमूद गजनवी के समय पे। अल बरूनी ने भारत के विषय में बहुत कुछ लिखा। यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था क्या थी, सामाजिक व्यवस्था क्या थी, आर्थिक स्थिति कैसी थी, भारतीयों की वैज्ञानिक सोच के विषय में इसने बताया।
अल बरूनी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हिस्ट्री का, ठीक है। अब नेक्स्ट को देखते हैं। ओके, नेक्स्ट है अल मसूदी। अल मसूदी ये अल मसूदी आए थे गुर्जर प्रतिहार वंश के, गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा महिपाल के शासन में, महिपाल के शासन में आए थे, ठीक है। 1910 से 1940 के बीच में, 910 से 900 सॉरी अल मसूदी भारत कब आए? 910 से 940 के बीच में, राजा महिपाल के समय में। और ये सुलेमान जो है ये भारत कब आए? ये आए थे राजा भोज, राजा मेहर भोज फर्स्ट के समय, ठीक है। तो इसमें 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं, याद रखने लायक है। मैं एक बार फिर से रिवाइज करता हूं। भारत में मुख्यतः 3 जगह के यात्री आए, यूनानी रोमन, चीनी यात्री, अरबी यात्री। यूनानी रोमन्स में हेरोडोटस, टेसियस इंपॉर्टेंट हैं, जो सिकंदर से पहले आए थे। निराकस, एरिस्टोबुलस ये सिकंदर के साथ आए थे। मेगास्थनीज, डायमेकस ये सिकंदर के बाद आए थे। हेरोडोटस ने कौन सी किताब लिखी? हिस्टोरिका लिखी। इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ हिस्ट्री। इनको फादर ऑफ हिस्ट्री कहा किसने? सिसरो ने कहा। किसने कहा? सिसरो ने कहा। मेगास्थनीज को ने कौन सी पुस्तक लिखी? इंडिका। कौन सी पुस्तक लिखी? इंडिका। और इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री, फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री। चीनी यात्रियों में देखिए फाइयान आया। फाइयान कब आया? चंद्रगुप्त सेकंड के समय में, 375 से 415 के बीच में। हिंसंग कब आया? हिंसंग हर्षवर्धन के समय में आया, 629 ईस्वी में। इत्सिंग कब आया? 671 में। अल बरूनी भारत कब आया? महमूद गजनवी के साथ आया। कब आया? 1000 से 1027 के बीच में। ये इसकी सेना के साथ आया था। अल मसूदी आया गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा महिपाल के शासनकाल में। और सुलेमान कब आया? सुलेमान आया मेहर भोज फर्स्ट के समय में। तो दोस्तों जो एविडेंसेस में हमको मिलते हैं पास्ट के विषय में या हिस्ट्री के विषय में, आज उनकी क्लास कंप्लीट होती है। कल से हम नए किसी नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।